हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले ईवीएस जो क्लास थर्ड की बुक है उसका पूरा कंप्लीट, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे कंप्लीट कर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए वीडियो। और उसके बाद क्लास फोर्थ की जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक है उसकी 10 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें, फिर उसके बाद आगे आज हम 11 चैप्टर फुलवारी जिसका नाम है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब मैं आपके साथ इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करती हूँ। जो एनसीईआरटी क्लास फोर्थ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 फुलवारी जिसका नाम है। फुलवारी जैसे कि आप फुलवारी के नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें ज़रूर फूलों की बात की गई है। देखिए, इसमें बात की गई है फूलों की घाटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो देखिए, फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये ही जगह फूलों की घाटी कहलाती है। ये जगह क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज मधुबनी के बारे में कि देखिए मधुबनी क्या है। मधुबनी बिहार में, मधुबनी नाम का एक जिला है। मधुबनी क्या है? बिहार में एक जिला है और ये बहुत पुराने, बिहार में क्या है, एक चित्रकला भी है। देखिए, और मधुबनी बहुत पुरानी चित्रकला भी है। खुशी के मौक़ों पर वहाँ आंगन, दीवार और घर में मधुबनी के चित्र भी बनाए जाते हैं। जब वहाँ कोई खुशी का माहौल होता है तो उस टाइम पर वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? चित्रकारी का। तो वो चित्रकला होती है उनकी मधुबनी, और ये बिहार का एक जिला भी है। देखिए, त्योहार के मौके पे क्या होता है कि मधुबनी के चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आंगन में, दीवार में और घर में मधुबनी के चित्र बनाए जाते हैं। देखिए, ये चित्र किसके बने होते हैं? यह चित्र चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। देखिए, ये जो चित्रकारी होती है इसमें क्या होता है कि इस चित्रकारी में क्या करते हैं कि इन चित्रों में किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो वो इंसान का, जानवर का, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और इसके लिए रंग जो तैयार किया जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये चित्र कैसे बनाए जाते हैं? चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी फूल के बारे में। देखिए, फूल कहाँ पर, कौन से राज्य में किस तरीके के फूलों की सब्जी खाई जाती है। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि देखिए फूल के बारे में। फूल फूल क्या होता है कि ये खाए भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मतलब कौन से फूलों की सब्जी खाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। अब इसी तरीके से एक हमारा राज्य है केरल। केरल में कौन से फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो केरल में केले के, देखिए के से के का आप मिलान करके याद कर लीजिएगा, के मतलब केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है उसमें किसकी खाई जाती है, कौन से फूलों की सब्जी? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है। सहजन के फूल के पकोड़े बनाकर महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फूलों से रंग कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, फूलों से रंग कैसे बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। जो फूल होते हैं हमारे गुलदावरी एंड जीनिया, तो उससे क्या होता है कि उनसे रंग बनाए जाते हैं और उन्हीं रंगों से क्या होता है कि कपड़ों को रंगा जाता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है वहाँ पर क्या काम किया जाता है। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब बता रही हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किस किस चीज़ का वहाँ पर प्रयोग होता है? तो ये जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर कन्नौज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इत्र बनाया जाता है। पास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। देखिए, कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। मैंने भी आपको बताया, आपको समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जो इत्र के लिए फेमस है। और यहाँ पर क्या होता है, इत्र के साथ साथ गुलाब जल, केवड़ा, ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। और इस काम में उत्तर प्रदेश के इस जिले में हजारों लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं। आई होप कि आपको इत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ इत्र बनाया जाता है और वो इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है।
आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बहुत हार्ड लेवल का वहाँ पर ईवीएस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यूपीटेट में आपको टफ लेवल थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई हैं सिर्फ उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि दादी माँ का एक नुस्खा उन्होंने क्या बताया। दादी माँ ने एक नुस्खा बताया है, जो देखिए उन्होंने क्या बताया कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालें। इसमें मतलब शीशी में गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर और उसमें क्या डाल दें, कुछ बूंदें नींबू की डालें। तो इसका इस्तेमाल कब करें, आप सर्दियों में इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो आपकी त्वचा नहीं फटती है। देखिए जैसे कि आजकल सर्दी चल रही है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर देख सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है कैसे कैसे बदले घर। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ घर गांव मतलब कैसे कैसे बदले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, कैसे कैसे बदले घर। देखिए मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान पहले ये कहाँ था, पहले ये भारत में था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये कहाँ चला गया। अब आज के टाइम में वर्तमान टाइम में ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। तो देखिए पहले भारत में ही था, बंटवारे के समय ये जगह पाकिस्तान में चली गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेरा गाजी खान पहले कहाँ था, पहले ये भारत में ही था और अब ये कहाँ पर है, अब ये पाकिस्तान के अंदर है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ गोबर के बारे में। गोबर के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि गोबर, देखिए गोबर क्या होता है कि अगर हम मिट्टी, जो हम गांव में हम देखते हैं कच्चे घर होते हैं वो मिट्टी से मतलब उनको लोग अपने फर्श को लीप लेते हैं, तो वो उसका क्या बेनिफिट होता है कि उसमें गोबर क्यों मिलाया जाता है। देखिए गोबर, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, लकड़ी में दीमक ना लगे इसके लिए लकड़ी में नीम और कीकर की लकड़ियां मिलाते हैं। देखिए अगर मिट्टी में गोबर मिलाते हैं तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, और अगर हम लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें दीमक ना लगे तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, नीम और कीकर की लकड़ियों को मिला देते हैं, जिससे कि लकड़ियों में क्या नहीं लगता, दीमक नहीं लगती। चलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी सोहाना गांव के बारे में। देखिए सोहाना गांव कहाँ है, सोहाना गांव हरियाणा में है। सोहाना गांव किस जगह है, सोहाना गांव हरियाणा राज्य में है। देखिए सोहाना गांव हरियाणा में है। यहाँ से दिल्ली आते में बीच में रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, गुड़गांव शहर पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि सोहाना कहाँ है, हरियाणा में है, और जब हम यहाँ से दिल्ली की तरफ आते हैं तो बीच रास्ते में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गुड़गांव शहर। अब मैं आपको बताती हूँ कच्ची ईंटों के बारे में कि कच्ची ईंटों का लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे घर लोगों ने बदले हैं अपने। देखिए कच्ची ईंटों का प्रयोग कैसे करते थे, कच्ची ईंटों को हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था, साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर ली जाती थी। तो इस तरीके से लोग इन कच्ची ईंटों को अपने घर में इस्तेमाल करते थे। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इस चैप्टर में फ्रेंड्स इतना ही है, जितना मैंने आपको बताया यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपके साथ चलती हूँ नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 14, बसवा का खेत। देखिए इस चैप्टर का नाम है बसवा का खेत। जैसे कि अब यहाँ से आपको खेत के बारे में थोड़ी सा जानने को मिलेगा। देखिए बेलवानी का एक गांव है, बेलवानी का क्या है, एक गांव है जो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में बेलवानी का गांव स्थित है। अब आपको बेलवानी का गांव के बारे में पता चल गया कि ये कर्नाटक राज्य में। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ खूंटी। देखिए जो खूंटी होती है इसका प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं। देखिए खूंटी से खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है, जो खेतों में मिट्टी होती है उससे खूंटी का प्रयोग करके उस मिट्टी को कैसा किया जाता है, उस मिट्टी को नरम किया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जुलाई। देखिए जुलाई के महीने में क्या होता है, जुलाई के महीने के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ जुलाई के महीने में क्या किया जाता है। देखिए जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्याज की फसल किस महीने में उगाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि प्याज की फसल जुलाई के महीने में उगाई जाती है, तैयार की जाती है। बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा करीगे की सहायता से खेत में प्याज के बीज डालते रहेंगे। देखिए पहले जो खेतों में बीज वगैरह डालते थे तो वो किसकी सहायता से डालते थे कि बैल होते थे और वो कुरीगे को खींचते जाएंगे, और उसमें जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो खींच रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सहायता से ही प्याज के बीज खेत में डालते जाएंगे। अब चलिए मैं आपसे इससे आगे डिस्कस करती हूँ कि प्याज की फसल। देखिए प्याज की फसल के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, जो पेपर में पूछे जाते हैं कि मतलब प्याज की फसल कब उगाने के लिए तैयार की जाती है, वो कौन सा मंथ है कि जिसमें प्याज की फसल उगाई जाती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि प्याज की फसल जो है ना जुलाई के महीने में
तैयार की जाती है। अब देखिए प्याज की फसल के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्याज की फसल, देखिए बीज जो बोए जाते हैं प्याज के, वो लगभग 20 दिन के लिए बोए जाते हैं। 20 दिन हो गए, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए। 20 दिन में क्या होता है कि जब हमने बीज बो दिया और 20 दिन के अंदर क्या होता है कि प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। साथ ही निकल आई है खरपतवार। फ्रेंड्स आपको पता है खरपतवार क्या होती है? जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मतलब जो अभी मैं आपके साथ बताती हूँ कि खरपतवार क्या चीज़ है। जैसे कि हमने प्याज के पौधों को बोया और मतलब बीज को बोया और 20 दिन के अंदर अंदर क्या हो गया कि पौधे निकल आए, और साथ ही उसमें क्या निकल आई है? खरपतवार। कुछ पौधे खेत में बिना बोए ही निकल आते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हम बोते नहीं है, वो क्या होता है कि खुद खुद ब खुद मिट्टी में निकल आते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? खरपतवार। इन्हें खेत से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें खेत से निकालना, खरपतवार को खेत से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह सारा खाद पानी खुद ही ले लेंगी और फिर फसल खराब हो जाएगी। जो हमने प्याज की फसल बोई है, अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि फसल हमारी खराब हो जाती है। देखिए प्याज की फसल पकते हैं उसके समय पर ही निकाल लेना चाहिए। जैसे ही प्याज की फसल पक जाती है तो उसको समय पर ही निकाल लेना चाहिए, वरना क्या होगा? वरना प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएगी। प्याज क्या होगा कि जमीन के नीचे ही वो सड़ जाएगी। देखिए इलीगे की मदद से प्याज को अलग कर लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी मदद से प्याज को अलग कर लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा इलीगे की मदद से। और कब फसल उगाने के लिए तैयार की जाती है? तो वो होता है जुलाई का महीना। और बीज बोने के कितने दिन बाद मतलब पौधे निकल आते हैं प्याज के? तो वो होते हैं 20 डेज के बाद पौधे निकल आते हैं। और खरपतवार को खेत से क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए, वरना हमारी फसल जो है वो क्या हो जाएगी? मतलब वो सारा खाद पानी खरपतवार खुद ले लेगा और हमारी फसल के खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर, जितने चैप्टर मैंने आज आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं वो समझ में आए हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।